जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ध्वनि जो है वर्ण का उच्चारित रूप है, वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और इस पे जो है, जो री के साथ, ये बाद में पढ़ेंगे इसको। अण और ढ जो है वो द्विगुण व्यंजन है, क्योंकि ये संस्कृत में नहीं थे, इनको हमने बाद में ऐड किया, तो द्विगुण व्यंजन हो गए अण और ढ। और छत्र क्यों, ये भी बाद में करेंगे। अब देखो वर्ण स्वर। उच्चारण के आधार पर जो वर्ण संख्या होती है वो 45 होती है। इसमें से स्वर 10 होते हैं और व्यंजन 35 होते हैं। व्यंजन 35 हो गए, स्वर 10 हो गए उच्चारण के आधार पर। और लेखन के आधार पर 52 वर्ण संख्या होगी, 13 स्वर हो गए, 39 व्यंजन हो गए, चार हट गए उसमें, छौत्र ज्ञ हट गया। क्षौत्र ज्ञ एन स्र ये हट जाएगा। तो 35 हो जाएंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण वाले में हट रहे हैं, ठीक है। लेखन वाले में पूरे के पूरे सब आएंगे, लेकिन उच्चारण वाले में 35 हो जाएंगे व्यंजन। और लेखन वाले में 39 हो जाएंगे। स्वर जो है लेखन वाले में 13 हो जाएंगे, लेकिन स्वर जो है उच्चारण के आधार पर तीन हट जाएंगे, अंग, अह और री। तो ये 10 हो जाएंगे। तो 45 हो गए उच्चारण के आधार पर, 52 हो गए लेखन के आधार पर। तो टोटल स्वर कितने, 13। टोटल व्यंजन कितने, 39। और उच्चारण के आधार पर 10 और वैसे 35। फिर उसके बाद जो स्वर होते हैं परंपरागत रूप से, मतलब कि जो सदियों से है, एंशिएंट टाइम से, वो 13 है। और मानक स्वर 11 हो गए, री को मिला के मानक स्वर 11, उच्चारण के आधार पर 10, हमें पता ही है अभी। देखा हमने कि अंग, अह और री हट जाएगा। स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत। मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत। जो ह्रस्व वाला है वो छोटे छोटे वाले, अ ई उ, छोटा वाला अ ई उ, तो ह्रस्व हो गए ये। और दीर्घ वाले में बड़ा वाला आ, फिर बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, ये तो हो गए। फिर ऐड कर देंगे, दीर्घ ही हो रहा है तो फिर ए आई ओ औ भी ऐड कर देंगे, तो दीर्घ स्वर। और फ्लूत सर्व में जैसे स्ट्रेच कर देंगे, राम ऐसे करके, नाटकीय रूपों में इसका यूज होता है। तो मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लूत। ह्रस्व में छोटे वाले अ ई उ, और दीर्घ में आ ई, और आ ई उ बड़ा वाला, और ए आई ओ औ दीर्घ में। प्लूत स्वर में स्ट्रेच कर देंगे। जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर अग्र मध्य पश्च। अग्र जो है छोटे वाले, वो आगे वाले, मतलब अग्र वाले जो आगे लिखते हैं अ में, जैसे ई ई ए आई, ये अग्र हो गए। और पश्च वाले जो पीछे लिख रहे हैं ऊ ऊ ओ औ, और इसमें ऐड कर देंगे आ को पश्च स्वर में। तो जीभ के आधार पर हो गए ये अग्र मध्य पश्च, और मध्य वाले में और रख देंगे। तो अग्रस्वर किनको बोला जाता है, अग्रस्वर जिसमें जीभ आगे को आता है, मध्य स्वर जीभ अपनी जगह रहती है, पश्च स्वर में जीभ जो आ, पश्चिम भाग से निकलता है। तो याद रखने की ट्रिक तो हो ही गई हमारे पास कि आगे वाले ई ई ए आई अग्र, और पश्च वाले उ उ ओ औ, और फिर आ ऐड कर दो पश्च, और मध्य में ओ। फिर मुख्य द्वार खुलने के आधार पर, मुख्य द्वार पे जो अपने मुंह को हम पूरा खोलेंगे तो आ विवर्त हो गया। अपने मुंह को हम बंद रखेंगे तो संवर्त हो गया। उसमें है तुम्हारे आगे वाले ई ई उ उ, ठीक है, ई ई उ उ, ये संवर्त, मतलब तुम्हारा मुंह क्लोज हो रहा है ऐसे। तो ई ई उ ऊ में मुंह क्लोज हो रहा है। ई ई उ ऊ संवृत भी है, और ई ई उ ऊ और कुछ नहीं है, बस संवृत ही है, ठीक है। और ए औ जो है वो अर्ध संवृत है, ए औ। तो यहाँ पे देखो विवृत आ हो गया, फिर अर्ध विवृत औ ए औ, बड़ा बड़ा वाला। तो बड़ा वाला आई, बड़ा बड़ा औ, और औ जो है वो अर्ध विवृत हो रहा है। और छोटा वाला ए और छोटा वाला ओ अर्ध संवृत हो रहा है। और संवृत ई ई उ ऊ, ठीक है। इसको भी याद रख लेते हैं ऐसी, विवृत आ। वैसे इसका मतलब ये होता है, विवृत जो है उसमें तुम्हारा पूरा मुंह खुल रहा है आ। अर्ध विवृत में मतलब आधा मुंह खुल रहा है, अ ए औ। अ आई औ, इसमें आधा मुंह खुल रहा है। और जो अर्ध संवित्र में है इसमें आधा बंद हो रहा है, आई ए औ। तो अर्ध संवित्र आधा बंद हो रहा है, और संवित्र वाले में ई ई उ ऊ, संवित्र मतलब क्लोज हो रहा है ई ई उ ऊ बोलने में। देन होंठों के आधार पर दो हैं, अविर्त मुखी, अनविर्त मुखी। अविर्त मुखी मतलब जिसमें पूरा मुंह नहीं खुला, मतलब जो जीन स्वरों के उच्चारण के होंठ, क्या लिखे हैं, होंठ वृद्धमुखी गोलाकार नहीं होते। जिसमें होंठ गोलाकार नहीं होते उसे अवृद्धमुखी। जैसे कि अ आ ई ई ए आई, इसमें होंठ गोल नहीं हो रहे तो अवृद्धमुखी हो गए। होंठों के आधार पर अवृद्धमुखी और वृद्धमुखी, जिसमें होंठ गोल नहीं होंगे तो वो अवृद्धमुखी होगा, जैसे कि अ आ और ई ई, अ आ ई ई और ए आई। और वृद्धमुखी जिसमें होंठ गोल हो जाएंगे, जैसे कि उ ऊ ओ ओ।
तो ये वृत्त मुख्य होठों के आधार पर। फिर घोषत्व के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन। अब कंपन देखो, संघोष जिसमें कंपन हो रही है बोलने के टाइम, अघोष मतलब जिसमें कंपन नहीं हो रही। प्राणत्व के आधार पर, प्राण का मतलब होता है हवा, तो सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, कम हवा निकलती है। अल्प प्राण का मतलब कम हवा। अब इसमें हम कैसे याद करेंगे इसको? ओ आ ई ऊ, ठीक है। ओ आ ई ऊ, ये सीरीज याद कर लो। फिर पहले कंठ, फिर तालु, फिर ओष्ठ। ओ आ कंठ से, ई तालु से, और ऊ ओष्ठ से। फिर जो ए आई और ओ औ है, ए आई तुम्हारा कंठ प्लस तालु, मतलब पहले गला फिर तालु, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ए आई, और फिर कंठ प्लस ओंठ, वो हो जाएगा तुम्हारा ओ औ। फिर जो अ, अंग और अ है वो अयोगवा है। अयोगवा का मीन्स होता है जो नहीं स्वर होते हैं, नहीं व्यंजन होते हैं, अंग अयोगवा। देन वी हैव व्यंजन। जो व्यंजन होते हैं इसमें देखो, सबसे पहले ये स्पर्श व्यंजन होते हैं क वर्ग तक। क वर्ग कंठ से बोला जाता है, क ऐसे गले से आवाज आ रही है तो कंठ। चौ, तालु में रह रही है जीभ बोलने में, चौ तालु में रह रहा है जीभ, तो चौ वर्ग। तालु मतलब नीचे, तो तालु हो गया चौवर्ग। और मूर्धा, मूर्धा हो गया तुम्हारा टॉवर्ग, मतलब जीभ ऊपर लग रही है माउथ रूफ में, तो टॉवर्ग मूर्धा। और तौ बोलने में जीभ दांत में लग रही है तो दंत, तौवर्ग इस दंत। और पौवर्ग में जो है पौ, होंठ से बोल रहे हैं हम पौ, तो पौवर्ग। तो अघोष जो है वो, अब इसको ऐसे सीरीज से याद कर लेंगे। पहले अघोष अघोष, फिर तीनों सघोष हैं। पहले के दो क ख जो है अघोष अघोष, फिर सघोष में लास्ट के तीनों सघोष आ जाएंगे। फिर अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो क वाला पहले, क चौ तो ये सारे अल्प प्राण हो गए, फिर ये महाप्राण ऐसे। ये अघोष अल्प प्राण, ये पहले अरे क्या हो रहा है ये? अरे इसको ऐसे करो, ठीक है। ये अघोष हो गए, पहले पहले वाले दो अघोष अघोष, फिर ये सघोष सघोष सघोष, फिर ये अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ये नासिक भी है। तो ये सारे के सारे अल्प प्राण हो गए। फिर ये सारे के सारे महाप्राण खौ वाले, फिर ये अल्प प्राण गौ वाले, फिर महाप्राण ये घौ वाले, फिर ये अल्प प्राण लास्ट वाले, और ये नासिक भी होंगे। तो ये हो गए, ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। ओके, देन वी हैव कि अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं तुम्हारे जिन वर्जों का, स्वर और व्यंजन के बीच में जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें है य र ल व, और ये जो य र ल व है वो हमारे सघोष अल्प प्राण होते हैं। य र ल व सघोष अल्प प्राण, और सौ श सौ अघोष महाप्राण, फिर हौ जो होता है वो सघोष महाप्राण। तो इसमें मतलब कंपन और हवा निकल रही है सघोष अल्प प्राण में। अघोष अल्प प्राण में कंपन भी नहीं निकल रही, हवा ज्यादा निकल रही है। सौ बोलने में हवा ज्यादा निकलती है। सघोष और महाप्राण में कंपन भी हो रही है, हवा भी ज्यादा निकल रही है हवा बोलने में। तो ह तो सर्व यंत्र हो गया, इसको हटाओ अब यहाँ देखो, जो य है इस, जो य है वो तालु, यो जो य है य बोलने में जीभ जो है तालु में ही रह रही है। और य जो होता है वो सेमी वॉवेल होता है, जैसे स्काई ट्राई वाई। तो ये एज अ मतलब मात्रा यूज करते हैं, तो ये अर्धस्वर हो गया। तालु और अर्धस्वर य। फिर अर्धस्वर व भी अर्धस्वर में आता है, और ये दंतोष्ठ, व बोलने में हम दांत में जीभ लगा रहे हैं, और होंठ टच होके वो व, तो होंठ दांत से टच हो रहा है, और जीभ जो है वो दांत में टच हो रही है, तो दंतोष्ठ हो गया वो। और अर्धस्वर हो गया। र और ल है जो वो दंत मूल है, मतलब दांत में टच हो रहा है, र ल, तो दांत में टच हो रहा है दंत मूल। तो ल, र बोलने में जो है जीभ लुढ़क रही है, तो लुढ़क रही है तो लुंठित हो गया र। और ल बोलने में जीभ पहले पीछे जा रही है फिर आ गया, तो ये हो गया पाश्विक। पाश्विक का मतलब जीभ पीछे जाके आएगी, लुंठित का मतलब जीभ लुढ़केगी। तो रॉ जो हो गया वो, रॉ जो हो गया दंतमूल एंड, दंतमूल कौन कौन से, रॉ और लॉ। और जिसमें से जो रॉ है वो लुंठित हो गया, और जो लुंठित हो गया रॉ, और जो पार्श्विक हो गया वो लॉ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं
वायु निकलती है, तो उसमें ऊष्म संघर्षी जब वायु का यूज होता है, तो सौ 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 इसमें वायु का यूज हो रहा है। महाप्राण हो गए, अघोष हो गया, कंपन नहीं है। शौ, जो जो गोल वाला सलजम वाला सौ है, वो बोलने में जीभ तालू में रहनी चाहिए हमारी, तो शौ। हाँ, तो ये हो गया, तालू में रहनी चाहिए शौ। और सौ, पेट पेट कटा वाला जो सौ होता है, उसमें मूर्धा में जानी चाहिए जीभ। सौ, 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 तो मूर्धा में जानी चाहिए जीभ सौ बोलने में, पेट कटा वाला। और जो नॉर्मल सौ है, वो दंतमूल वाला होना चाहिए, नॉर्मल सौ। फिर हो तो हमें पता ही है, स्वर यंत्र है, संघोष और महाप्राण। संयुक्त व्यंजन, दो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जैसे संयुक्त व्यंजन, जैसे क और सौ से मिलकर श बना है, त और रौ से मिलकर त्र बना है, ज और यौ से मिलकर ज्ञ बना है, और सौ और रौ से मिलकर श्रौ बना है। उत उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, वो और ढ, और ढ जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। इस पे क्या करते हैं हम मूर्धा को स्पर्श करके फिर झटके से नीचे करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। और ढ तो मूर्धन्य हो गए, क्योंकि हम मूर्धा को टच कर रहे हैं। फिर सघोष, सघोष, सघोष मतलब कंपन आ रही है और अण और ढ बोलने में। फिर अल्प प्राण एक है, अण जो है अल्प प्राण है, ढ जो है वो महाप्राण है। फिर आगत ध्वनियां क्या होती है, आगत ध्वनियां होती हैं, स्पर्शी कौन हो गया, क, नुक्ता लगे हैं इनमें, नीचे बिंदु लगा है तो नुक्ता होता है, तो क नुक्ता वाला स्पर्शी है, वैसे नॉर्मल भी स्पर्शी है। ऊष्म संघर्षी, जिसमें हवा का यूज हो रहा है, ख, ग, ज, फ, क्या है? ये ऊष्म संघर्षी हो गए, सॉरी, ऊष्म संघर्षी ख और फ है ऊष्म संघर्षी, क्योंकि ये महाप्राण है दोनों के दोनों। अब जो अब इसमें जिह्वा मूल, जिह्वा मूल, जिह्वा मूल, शुरू के तीन जिह्वा मूल है, क ख ग। और जौ जो है वो वर्तस्य है, और फ जो है दंतोष्ठ है। फ और व एक ही जैसे है, तो दंतोष्ठ हो गए। जौ नुक्ता वाला वर्तस्थ, एंड जिह्वा मूल वाले नुक्ते वाला क ख ग। फिर उसके बाद पहले अघोष, अघोष, फिर सघोष, सघोष, फिर उसके बाद अघोष। इसमें सीरीज क्या बन रही है, क ख ग और ज और फ। तो अघोष, सघोष, 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 फिर अघोष। फिर लास्ट में अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, अल्प प्राण, फिर महाप्राण। अल्प प्राण कौन सा हो गया, क नुक्ता वाला। महाप्राण कौन सा है, ख और लास्ट वाला फ। और अल्प प्राण कौन से हैं, ग और ज। डन, वी आर डन। और ऊपर क ख ग घ में क्या था, पहले पहले वाले दो अघोष, अघोष थे, फिर उसके बाद ग घ अंग वाले सघोष, सघोष थे सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे लास्ट में अघोष फ हो जा रहे हैं। वर्धस्त जौ, जीवा मूल, शुरू के तीन, उसमें संघर्षी दो, फ और फ। और महाप्राण कौन सा है, ढ। अल्प प्राण अण, और दोनों के दोनों सघोष हैं और मूर्धन्य भी हैं। वी आर डन।